नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। महाराष्ट्र में जिस फ्लोर टेस्ट की मांग बागी विधायक कर रहे थे, उसकी संभावना बढ़ गई है। खबर है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला वो ले सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई तक राहत मिलने के बाद खबर आ रही है कि शिंदे गुट आज मुंबई लौट सकता है। उधर सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को मिली राहत और बागियों के मुंबई लौटने की अटकलों के बाद अब नजरें बीजेपी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट के लौटते ही बीजेपी राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करेगी। पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया है और आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की बैठक होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है। सियासी संकट की लंबी होती लड़ाई का फैसला क्या अब सुपर ओवर में होने जा रहा है? जो बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, क्या वो अब शिवसेना के बागी क्या मुंबई लौटने आने वाले हैं? महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में अब बारी निर्णायक फैसले की है। जहां फ्लोर टेस्ट की बातें शुरू होने लगी हैं, तो वहीं अटकलें हैं कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायक फाइनल लड़ाई लड़ने के लिए गुवाहाटी छोड़ अब मुंबई वापस आ सकते हैं। जहां विधायकों की वापसी की बात है, तो वहीं उद्धव अब धमकी भी देने लगे हैं। महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती, इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं। इन सब के बीच अब खुद राज्यपाल ही फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला कर सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र का ये सियासी संकट अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है? क्या वक्त आ गया है जब उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? और इस सियासी संकट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। मुंबई से शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। 11 जुलाई तक आराम करें बागी विधायक, महाराष्ट्र में उनका कोई काम नहीं है, संजय राउत की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 11 जुलाई तक आराम करने के बाद बागी विधायकों से कह रहे संजय राउत। 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। जरूर 11 तारीख के बाद जो हमारी मांग है उसके ऊपर विचार होगा। उसका मतलब ये नहीं कि लोग आ गए विधानसभा में आ गए और कुछ कर लिया। आप बहुत ही बारीकी से वो ऑर्डर पढ़ लीजिए। अपने आप में वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक ऑर्डर है। ठीक है, 11 तारीख कल परसों ने 11 तारीख तक उनको आराम करना है। उधर ईडी के नोटिस पर भी संजय राउत बोले हैं और कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो। ये संजय राउत की तरफ से कहा गया है। ईडी के नोटिस पर संजय राउत का बयान सामने आया है और संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो। का भी मैंने नाम सुना है और पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाइए। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आज क्या हो सकता है, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। मुंबई लौट सकता है शिंदे गुट, समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को देंगे। इसके अलावा हो सकता है राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दे, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर सकते हैं। फडणवीस के घर पर आज एक मीटिंग भी है। शिंदे के साथ जाने का ऐलान संभव माना जा रहा है और साथ साथ मातोश्री में आज बैठक की संभावना है। आगे की रणनीति पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। शरद पवार सरकार बचाने की कोशिश करेंगे, उद्धव के साथ रणनीति बनाएंगे शरद पवार। तो ये पूरी की पूरी आज की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
उद्धव सरकार में मंत्री की खुली धमकी। जी हां, मंत्री सुभाष देसाई ने मंच से धमकी दी है। बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, आधे विधायक सेना भवन जाएंगे। देसाई कह रहे हैं बागी विधायकों को सुभाष देसाई ने ये धमकी दी है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। बीच बीच में कोई अपघात होते हैं, कोई बातें बिगड़ती है। अभी ऐसे एक प्रयास हुआ है, शिवसेना भवन में एक डाका हुआ। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती। इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी में बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना इतना विशाल संगठन है कि पूरे एयरपोर्ट का घेराव 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, आप बोलो उतने घंटों तक घेराव करके बैठने की क्षमता सिर्फ शिवसेना की है। शिवसेना जो बाला साहब ने स्थापन की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये हम ऐलान करते हैं, जय घोष करते हैं तो छत्रपति की तलवार की धार भी हर दुश्मन के लिए एक डर पैदा करती है। तो एकनाथ शिंदे या उसके जो बगावत करने वाले साथी हैं वो यहाँ आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संजय राउत पर तंज कसा और कहा कि घर बच नहीं रहा है और पार्टी बचाने चले। वहीं कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है। देखो एक बात बताएं, आप घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं। अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और वही एक है ना कि अपनों पे जुल्म गैरों पे करम, और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी। तो मुझे लगता है पहले घर बचाना चाहिए, फिर चौपाटी में शोर मचाना चाहिए। सारी सेंट्रल एजेंसीज को विधायकों के पीछे लगा के एक और धमकाना, डराना, सीडी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और दूसरी ओर लालच देना, करोड़ों रुपए है मेरे पास, आ जाओ, मंत्री बना दूंगा, संतरी बना दूंगा। तो ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। उधर बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है, तो कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ में आगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा, लेकिन जब तक डिप्टी स्पीकर अपना कोई फैसला नहीं करता है, अभी डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ नोटिस जारी किया, उसने कोई फैसला नहीं किया है। नोटिस के खिलाफ आप भले ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन मेरा मानना है। और इस वक्त सीधा रुक कर हमारे सहयोगी देश का जो इस वक्त ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर। फिर एक बार आगे बढ़े, क्योंकि आपने 2019 में जिस तरीके से धोखा दिया, झूठ बोला, 50-50 वाला फॉर्मूला वाला आरोप लगाते हुए, तो उस वजह से बीजेपी अब उद्धव ठाकरे के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाह रही है। सिर्फ उद्धव ठाकरे, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं। देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी जिन्हें आप सुन रहे थे वो इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास होने वाला है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है फ्लोर टेस्ट हो जाए और
ये माना जा रहा है कि 11 जुलाई से पहले हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति दे दी जाए। और उधर क्योंकि आज मीटिंग भी होनी है फडणवीस के घर पर, तो इसको लेकर भी अपडेट, ताकि जितने बागी विधायक है उनको एक बड़ा झटका हम दे पाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी प्रकार का इस दाव पर किसी भी प्रकार का कोई एंटरटेन नहीं किया, सीधे तौर पे नकार दिया इस अलायंस को और कहा कि हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उनको आप मैसेज पहुंचा दिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने सेंट्रल में भी बीजेपी के बड़े नेताओं को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाईकमान में से भी किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसी के बाद उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया था कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, वो इस्तीफा दे देते हैं, अपनी सरकार गिरा देते हैं। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफे के लिए वो शाम को फेसबुक लाइव करने जा रहे थे, लेकिन शरद पवार तक ये बातें पहुंची। शरद पवार ने उन्हें मना लिया। उसके बाद हितेन इस वक्त जानकारी हम साझा कर रहे हैं लगातार। हम भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज महाराष्ट्र की शरद पवार जब 22 तारीख को 2 घंटे तक वर्षा बंगले पर मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास में, वहाँ उस बैठक में शरद पवार ने सीधे तौर पे ये कह दिया था कि आप शिंदे तक मैसेज पहुंचाइए कि आप आओ, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन वो ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दी। एकनाथ शिंदे ने वो ऑफर भी ठुकरा दी। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ यहाँ उद्धव कैंप में मैसेज दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हम अलायंस में, जिस अलायंस में हमने मैंडेट हासिल किया था, हम उसी अलायंस में सरकार बनाने के लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे। अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हम वापस पीछे पलटकर नहीं आएंगे। तो ये सारे दाव खेले गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास कुछ उपाय नहीं बचा है। अब भी देखिए, वो लगातार हो सकता है कि वो सोच विचार कर रहे हो कि फ्लोर टेस्ट में फजीयत हो, उससे अच्छा है कि इस्तीफा दे दे। लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं एक माइंड गेम भी खेलते नजर आ रहे हैं। आप देखिए सभी नेताओं का जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है कि जब मुंबई आएंगे आधे जो है मातोश्री पहुंचेंगे और आधे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हितेन को अभी आप सुन रहे थे जो इस वक्त आपको जानकारी साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की घमासान का अंत फ्लोर टेस्ट हो सकता है और इसके लिए पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि सदन के फ्लोर पर होने वाले इस टेस्ट में सत्ता पक्ष और विपक्ष फेल नहीं होना चाहेंगे। और यही वजह है कि दोनों ओर से पार्टियों ने अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी हमने रणनीति इसलिए हमने कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, वहाँ के भी होने के बाद भी मेजॉरिटी हमारे पास है। और मुख्यमंत्री सोबत काय आज जे निर्णय आले त्याबद्दलचं सगळे सविस्तर चर्चा आम्ही केली आणि वकिलांची पण चर्चा झाली आणि महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार स्थिर राहील आणि 5 वर्ष पूर्ण करणार। हमने कहा ना 5 साल सरकार रहेंगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार। शिवसेना के ग्रुप लीडर, शिवसेना के गटनेता श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया नहीं। निकालाच्या संदर्भात कोर्टीमध्ये चर्चा झाली आणि या चर्चेनंतर अजून वेट अँड वॉचची भूमिका घेण्याचा निर्णय झाला आहे। महाराष्ट्र की इस लड़ाई में फ्लोर टेस्ट के संकेत देखने लगे। एक रिपोर्ट में विस्तार से बगावत, सियासत और अदालत की लड़ाई को समझिए। महाराष्ट्र में शिवसेना और बागियों के बीच की लड़ाई अब एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। ऐसा मोड़ जहां से आगे का रास्ता अब इस लड़ाई का फैसला कर सकता है। सोमवार को शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मुंबई में फ्लोर टेस्ट की बातें शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार इस मामले में संज्ञान लेकर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट 11 जुलाई से पहले ही किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल सदन बुलाकर एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर
फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे गुट आज ही मुंबई लौट सकता है और राज्यपाल के सामने पेश होकर उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र सौंप सकता है। हालांकि गुवाहाटी के जिस होटल में बागी विधायक ठहरे हैं वहां बुकिंग 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे ने बागियों पर कार्रवाई करते हुए 9 बागी विधायक से उनके मंत्रालय वापस ले लिए हैं। इनमें से 5 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट मुंबई लौटता है तो अगाड़ी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक और शिंदे गुट में जहां 39 विधायक हैं, वहीं शिवसेना के पास अब सिर्फ 16 विधायक ही बचे हैं। शिवसेना विधायकों के शिंदे गुट में जाने की जल्दबाजी का आलम यह है कि उदय सावंत के घर पर सुरक्षा के लिए 20 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो सूरत भागने में कामयाब हो गए। अब इन सब के बीच बीजेपी अपनी अलग रणनीति बनाने में जुट गई है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट कराने और शिंदे गुट के मुंबई लौटने की खबरों के बीच बीजेपी ने विधायकों को अलर्ट पर रहने के लिए बोल दिया है। विधायकों को कहा गया है कि किसी भी वक्त मुंबई जाना पड़ सकता है। वहीं आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं की बैठक भी होने वाली है। महाराष्ट्र का ये घमासान जो आज फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गया है, कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाता अगर सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन 2 बार उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला करने के बाद अपना इरादा बदल लिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे के सूरत जाने के बाद ही इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन अघाड़ी सरकार के एक सबसे बड़े नेता के कहने पर उन्होंने इसे टाल दिया। इसके बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे ने फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने आखिरी धन्यवाद देने के लिए सचिवों की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन फिर अघाड़ी सरकार के उसी सबसे बड़े नेता के समझाने पर उद्धव ठाकरे ने अपना मन बदल लिया। तो क्या उद्धव इस पूरी लड़ाई में पहले ही हथियार डाल चुके थे? और अगर ऐसा है तो किसके कहने पर वो इतने दिन से घमासान कर रहे हैं? पर अघाड़ी सरकार के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो अघाड़ी सरकार अपनी गाड़ी को कैसे बचाएगी? अघाड़ी सरकार के पास विकल्प और समय दोनों ही कम है। ऐसे में उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिवसेना शुरुआत से ही कह रही थी कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी, लेकिन बीजेपी अभी तक खामोश थी। बीजेपी वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने पवेलियन निकलकर पिच पर आने का मन बना लिया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि उद्धव सरकार बस 2-3 दिन की मेहमान है, तो क्या ये महीना खत्म होने से पहले महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी? नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में अपने समर्थक विधायकों को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे एक केंद्रीय पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उसे सुपर पावर कह रहे हैं। राजनीति की नर्सरी में पढ़ने वाला छात्र भी अनुमान लगा सकता है कि उस पार्टी का नाम बीजेपी है। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। बीजेपी अब तक नेपथ्य में थी, लेकिन आज उसने पर्दा हटा दिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे सरकार 72 घंटे में गिर जाएगी। तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। पण टोपे साहेब अजून मी
2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे. शिवसेना की नजर बीजेपी के हर दाव पर है. शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया गया. बड़ोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई. उस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे. उसके बाद तुरंत ही 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया. असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपयों में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल हैं. ये लोकतंत्र को लगा कलंक ही है. केंद्र और महाराष्ट्र की भाजपा ने ही इन नचनियों को उकसाया है. उनकी नौटंकी का मंच उन्होंने ही बनाया और सजाया है. कथा पटकथा भी भाजपा ने ही लिखी है. ये अब छुपा नहीं रह गया है. बीजेपी कह रही है कि शिवसेना को केंद्र सरकार पर हमला करने के बदले अपना घर संभालना चाहिए. घर को चौपट करके चौपाटी पे चिल्ला रहे हैं. अब घर बच नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हैं, चौपाटी भी शोर मचा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ. अपनों पे जुल्म, गैरों पे करम. और गैरों के भरोसे ये टिके हुए हैं कि हमारी सरकार कितने दिन बचेगी. इस सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे के प्रमुख सेनापति संजय राउत फिर ईडी के रडार पर आ गए. ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संजय राउत को प्रवीण राउत और पात्रा चौल से जुड़े मामले में समन भेजा गया है, लेकिन उनसे डीएचएफएल मामले में भी पूछताछ की जा सकती है. ईडी ने डीएचएफएल घोटाले में सीबीआई के एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है. फिलहाल संजय राउत के खिलाफ 2 मामलों की जांच चल रही है. संजय राउत ने ईडी का समन मिलते ही बीजेपी पर निशाना साधा. कहा, बीजेपी शिवसेना पर दबाव डालने के लिए ईडी को हथियार बना रही है. जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे. शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे खुलकर संजय राउत के बचाव में सामने आ गए. क्या मौजूदा परिस्थिति है? ईडी ने समन किया है संजय राउत को भी. आप लोग क्या इसको राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं? नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है. संजय राउत को ईडी का नोटिस मिला तो विपक्ष को भी बीजेपी पर अटैक करने का मौका मिल गया. पूरा जो मामला है ये ईडी के चलते केंद्र सरकार ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है. केंद्र सरकार ने इसको पूरा चलाया है. अभी और लोगों को किसको किसको ईडी का नोटिस मिलेगा, देखते हैं क्या होता है. नहीं, ठीक है, लगातार एजेंसीज का प्रयोग और दुरुपयोग हो रहा है, तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा. लेकिन एनडीए का कहना है कि ईडी की जांच कानून के मुताबिक चल रही है. इसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई लेना देना नहीं. ईडी की इंक्वायरी राजनीति पर आधारित होती नहीं है. पर राजनीति करना है तो हम लोग राजनीति नहीं करते हैं और हम लोग किसी को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है. ईडी डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है. ईडी ने संजय राउत को कल सुबह 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक संजय राउत संभवतः पेश नहीं होंगे. वो ईडी से और समय मांग सकते हैं.